अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? जो लोग ऑनलाइन हैं उन्हें मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? गुड आफ्टरनून बेटे। ठीक है बेटे, आप जिस तरह के मैं स्टार्ट करती होती हूँ, पहले 10-15 मिनट वेट करती हूँ, सारे लोग ऑनलाइन हो जाएं। मीनवाइल आप पिछला रिवाइज कर लें, जो क्वेश्चन आपने पूछने हैं वो नोट डाउन कर लें और अटेंडेंस लगा लें। जिस तरह ही बाकी बच्चे आते हैं, शॉर्टली हम 3:15 तक स्टार्ट करेंगे, 3:15, 3:20 तक, ठीक है? तब तक मैं खामोश हूँ बेटे, आप अटेंडेंस लगा लें और बाकी के काम कर लें, रिवीजन वगैरह।
अस्सलाम वालेकुम बेटे। लेट्स स्टार्ट बेटे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सबसे पहले जो लोग रमजान सेलिब्रेट मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं फास्ट, उन सबको रमजान मुबारक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू बेटे, थैंक यू एवरीवन। ओके बेटे, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीवीएस स्टार्ट किया था, जहां तक मुझे याद है, बेटे हम लोगों ने आई गेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक कवर कर लिया था, ड्रग्स इनहिबिटिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और आज हमने आई गेस कैप्टोप्रिल से पढ़ना है बेटे, ऐसे ही है? कैप्टोप्रिल से पढ़ना है हमने। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ठीक है बेटे। कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर की किस क्लास से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है बेटे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से, यानी ये उस क्लास से बिलोंग करती है जो एस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है और 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता। यानी कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता और यूं ये इनहिबिशन करवाता है। ठीक है। कैप्टोप्रिल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग एस इनहिबिटर है, जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 आवर्स होती है। इस वजह से बाजुकात इमरजेंसी में जब हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट आते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए जुबान के नीचे कैपोटिन भी रख दी जाती है। कैपोटिन उसका ट्रेड नेम है, उसके अंदर होती कैप्टोप्रिल है। क्योंकि हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट होती है, यानी ये क्विक एक्शन है, क्विकली बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बेटे इसको 1 to 2 आवर्स बिफोर मील एक्चुअली लेना चाहिए। ये इमरजेंसी की बात नहीं करी, मैं रेगुलरली बात कर रही हूँ कि जब आपने ऑरल रूट के जरिए खाना हो तो इसे मील से 1 से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है मील की वजह से। इसका मैक्सिमल रिस्पॉन्स 2 से 4 घंटों में आता है खाने के बाद ड्रग के। ये एलिमिनेट हो जाती है क्विकली किडनी से 50% मेटाबोलाइट की फॉर्म में और 50% अनचेंज्ड। इसलिए इसकी अगर किसी को रीनल का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी जो है वो एक्सक्रीशन, चूंकि 50% ड्रग ने रीनल से निकलना होगा और किसी को रीनल का इश्यू होगा तो वहां पे ड्रग क्लियरेंस स्लो होगी, इसलिए ऐसी केसेस में डोज एडजस्टमेंट की हमें जरूरत होगी। आगे चलते हैं बेटे एनालाप्रिल की तरफ। एनालाप्रिल की हाफ लाइफ 11 घंटे की होती है। ये जो है वो लेस अफेक्टेड होती है फूड की प्रेजेंस से। और कैप्टोप्रिल की तरह जो एनालाप्रिल है बेटे, वो एक प्रो ड्रग है। तो ये प्रो ड्रग की तुम्हारे पास एक और फॉर्म आ गई, यानी ये बॉडी में जाके हाइड्रोलाइज होती है और एनाप्लिरेट इसकी सॉल्ट फॉर्म है, ये उसमें कन्वर्ट होती है और अपना एक्शन शो करती है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें इसका 4 से 6 घंटे में आ जाता है। फिर हम लिजिनोप्रिल पे चलते हैं बेटे। वेस्ट्रिल के नाम से अक्सर देखा होगा, घर में इस्तेमाल होती है अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ये मोर पोटेंट है एनालाप्रिल से। अगर देखा जाओ हम जिस सिचुएशन में जा रहे हैं ना, कैप्टोप्रिल से ज्यादा एनालाप्रिल, एनालाप्रिल से ज्यादा लिजिनोप्रिल। इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो और इनकम्प्लीट होती है आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसकी पीक कंसंट्रेशन हमें प्लाज्मा में 7 से 12 घंटों में मिल जाती है। ये भी हम यूज करते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारे पास फोसिनोप्रिल आ जाती है, ये भी एक प्रो ड्रग है। ये भी बॉडी में जाके हाइड्रोलाइज होती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो कि है फोसिनोप्रिलेट। ये स्लोली और इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद और कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती है, और इसके मेटाबोलाइट जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसका जो क्लियरेंस है वो सिग्निफिकेंटली रीनल इंपेयरमेंट से इफेक्टेड होता है।
उसके बाद है हमारे पास इंडिकेशंस एस इनहिबिटर्स की। ये जो मैंने तुम्हें सारी ड्रग्स पढ़ाई है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें से प्रो ड्रग कौन सी है और किसका इफेक्ट किससे ज्यादा है, कौन कितने घंटों के लिए एक्टिव होती है, कितनी देर में बॉडी से निकल जाती है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशंस, अब कहाँ कहाँ पर ये एस इनहिबिटर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये ऑब्वियसली हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनके जो हैं कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद एस इनहिबिटर्स जो हैं वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट में जहाँ पे किडनी का इशू आ रहा है, नेफ्रॉन की नेफ्रोपैथी हो रही है, वहां पे भी रेव्ड बीपी आता है, वहां पे ये बहुत इफेक्टिव है। ये हार्ट फेलियर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फंक्शन है जो उसको प्रिजर्व करते हैं। जब किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो आगे क्या है, क्या डिटेल है, शुरू में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। जब इनफ जो है वो हार्ट जो है वो अपना सप्लाई मीट नहीं कर पा रहा बॉडी की, तो उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन है ना, वो मजीद खराब ना हो, उसको प्रिजर्व करने पे भी हम एस इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है बेटे? इसके साइड इफेक्ट ये है कि स्फेयर हाइपोटेंशन करवाते हैं, यानी बीपी इससे बहुत जल्दी नीचे गिरता है। तो इसकी वजह से अगर इसको हम मुसलसल इस्तेमाल करते जाएं तो ये हाइपोवोलीमिया भी जो इसका मैं थोड़ा सा एक और तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ये है कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये बेशक हाइपरटेंशन को तो ट्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन इनिशियल डोज की वजह से बाज औकात एकदम जब इसका इफेक्ट होता है कि जब एकदम वो नहीं हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रही है, 1-2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फौरन से एक ड्रॉप होता है, बहुत जल्दी बीपी नीचे गिरता है। ये खास तौर पर उन पेशेंट्स में होता है जो कि जिनके अंदर जो है प्लाज्मा वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, कोई डायूरेटिक लेने की वजह से, कोई वो कम नमक वाला खाना खाते हैं, फर्ज करो जो लोग डाइट पे हैं वो कम नमक वाला खाना खाते हैं, या कोई जीआईटी प्रॉब्लम में उनका जो है वो फ्लूइड लॉस हुआ हुआ है, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर है बेटे, इसमें भी जो पेशेंट्स हैं जिनकी दोनों जो रीनल आर्टरीज हैं जिसमें स्टेनोसिस हो जाती है, बोथ बायलेटरल बेटे, बोथ हो गई। इसमें ये होता है बेटे, जो आर्टरीज होती है ना रीनल, ये स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज इतनी पतली हो जाती हैं, इतनी मतलब नैरो का मतलब तंग हो जाती हैं, सॉरी, कि वो जो है वो एनफ ब्लड को किडनीज की तरफ कैरी नहीं कर सकती, उसको कहते हैं। दोनों तरफ की आर्टरीज की बात कर रहा है, ये करवा सकता है ये पेशेंट में। बेटे हाइपरकलीमिया करवाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। कफ करवाता है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो एस एंजाइम है वो ये काम तो अच्छा करता है कि वो 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से एकदम जो है वो हाइपरटेंशन होती है, तो वो ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऐसे करता है। दूसरा, ये जो एंजाइम है ना, ये ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी करवाता है। ब्रेडिकाइनिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल है। जब ब्रेडिकाइनिन की ये एंजाइम जब ब्लॉक हो जाता है तो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी रुक जाती है। ब्रेडिकाइनिन बॉडी में इतना बढ़ जाता है कि उससे कफिंग शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लोग जो कैपोटिन या फोसिनोप्रिल या लिजिनोप्रिल वगैरह लेते हैं, उन्हें रात में खांसी की शिकायत होती है, वो इसी वजह से होती है कि ब्रेडिकाइनिन का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन रैश बेटे इससे होते हैं, टेस्ट ऑल्ट्रेशन खाने के बाद, यानी एनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल में जो टेस्ट ऑल्ट्रेशन है ना, वो कैप्टोप्रिल के साथ ज्यादा है एनालाप्रिल और लिजिनोप्रिल की निस्बत, ठीक है। जैसे जबान पे एक जायका आ जाना या कोई चीज खाना तो उसका चेंज जायका फील होना। एंजियोडीमा बेटे, जो हमारी एंजियोडीमा है, ये भी हमारे पास एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ये अनकॉमन है लेकिन डेंजरस हो सकता है। फिर न्यूट्रोपीनिया बेटे, पीनिया का हमेशा मतलब है लो लेवल्स, यानी ये लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स करवाता है जो कि रेयर है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं अगले पे चल रही हूँ, वो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें लोजेटन हमारे पास आ जाती है, इजी डे के नाम से पेशेंट्स को अक्सर आपने खाते देखा होगा, उसमें लोजेटन ही होती है, इजी डे और वेल्जाटन, ये दोनों इस क्लास में आती हैं। ये 1 और 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करती हैं, ये एस एंजाइम को जाके ब्लॉक नहीं करती हैं, ये 1 को 2 में कन्वर्ट होने देती हैं, लेकिन 2 अपना एक्शन तब जाके परफॉर्म करेगा जब वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा। ये उस 2 को रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं होने देती। इसकी वजह से चूंकि ये ब्रेडिकाइनिन, चूंकि ये एंजाइम को तो ब्लॉक ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है एस एंजाइम आजाद है, वो ब्रेडिकाइनिन को उसी तरह डिग्रेडेशन करवाएगा जैसे वो पहले करवाता है। तो इसकी वजह से कफिंग का जो प्रॉब्लम होता है पिछली क्लास में, वो इस क्लास में नहीं होता, ठीक है। जो तो लोग एस इनहिबिटर्स और उससे कफ से ज्यादा तकलीफ में होते हैं, उनको ये क्लास प्रेस्क्राइब की जाती है।
उस क्लास से इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि लिजिनोप्रिल वगैरह चीप हैं एज कम्पेयर टू एस इनहिबिटर्स। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उन्हें इस क्लास पे लगा दिया जाता है। अब मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। इस 10 मिनट्स के टाइम में ये सारा का सारा अच्छे से रीड करो, वही प्रैक्टिस हमारी, क्वेश्चंस लिख के रख लो। जब टाइम खत्म होगा फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटा, स्टार्ट रही।
जी बेटे, टाइम आपका हो गया, आपने पढ़ लिया है? आवाज आ रही है मेरी बेटे? आप लोगों ने पढ़ लिया है? ठीक है बेटे, इंडिकेशन का पॉइंट ये है कि मायोकार्डियल इंफाक्शन के बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर को फंक्शन उसका प्रिजर्व रहे, यानी वो अपना काम करता रहे, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीपी को नीचे लाते हैं, यूं हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं करना पड़ता, और यूं लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व होने का मतलब ये है कि अपनी असली हालत में रहता है, उसे मजीद नुकसान नहीं पहुंचता। ये मतलब है इसका, कि उसको मजीद नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया अब आपको? आयशा, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ मैं जा रही हूँ, अगली क्लास है। The intracellular concentration of calcium plays an important role in maintaining the tone of smooth muscles and in contraction of myocardium. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पूरे सारे आयंस मौजूद होते हैं, और उसमें कैल्शियम सेल के अंदर कितना प्रेजेंट है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है कि स्मूथ मसल की टोन क्या है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मायोकार्डियम के जो स्मूथ मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तभी कर सकेंगे जब सेल के अंदर मौजूद कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो अप्रोप्रिएट या एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो कैल्शियम की कार्डियक मसल के अंदर मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं। कैल्शियम की कार्डियक मसल के अंदर मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में यानी कि कार्डियक डिक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगी, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा, हार्ट रेट कम होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे, और यूं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। The antihypertensive effect of calcium channel blockers is through dilatation of arterioles, resulting in decreased peripheral vascular resistance. This reduced peripheral vascular resistance lowers the blood pressure. ओवरऑल इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जब डायलिटेशन हो रही है तो टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कम हो रही है। बीपी की डेफिनेशन के हिसाब से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो जब नीचे जाएगी तो बीपी भी नीचे चला जाएगा। ठीक है बेटे, अब टाइप्स की तरफ मैं आ रही हूँ बेटे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की दो टाइप्स हैं बेटे, एक है डाईहाइड्रोपिरिडीन्स और एक है नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन्स। अब इनमें फर्क क्या है? जैसे पीछे टाइप्स थी इस तरह यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो डाईहाइड्रोपिरिडीन्स हैं बेटे, वो जो है ग्रेटर एफिनिटी है वॉस्कुलर कैल्शियम चैनल्स के लिए देन द चैनल्स इन द हार्ट। वॉस्कुलर का मतलब है वेसल्स। वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम चैनल हैं उनके लिए उसकी एफिनिटी मोहब्बत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैल्शियम चैनल इन द हार्ट। इसकी वजह से ये जो ड्रग्स हैं या ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसका मोर सेलेक्टिव जो है वो वेजोडाइलेटर इफेक्ट है और लेस कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट है।
देखो बेटे, जब कैल्शियम चैनल वेसल्स के ऊपर जो कैल्शियम चैनल है वहां पर जो मौजूद है उनके लिए जब ज्यादा मोहब्बत होगी, यानी ज्यादा एफिनिटी होगी, तो वहां पर ये वेजो डायलेशन इफेक्ट ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट दिखाएंगे एज कंपेयर टू द कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट, क्योंकि ये कार्डियक के ऊपर जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी के लिए कैल्शियम चैनल मौजूद हैं वहां पर इसकी इफिनिटी कम है। ठीक है। नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स की निस्बत वो भी तुमने भी आगे पढ़नी है। रिड्यूस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्सली इन एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएगा। मेंबर्स इस फैमिली के हैं निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, स्टेडिपिन और निकार्डिपिन। निफिडिपिन और एम्लोडिपिन आपको पता होने चाहिए। अगली क्लास है नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन। नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन जो ग्रुप में ड्रग है बेटे, उसका कार्डियक और वॉस्कुलर स्मूथ मसल्स दोनों सेल्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ठीक है, इसमें आ जाती है विरापामिल और डिल्टियाजम। जो विरापामिल है उसका ज्यादा इफेक्ट है हार्ट के ऊपर, ठीक है, एज कम्पेयर और हार्ट रेट डिक्रीज करने पे, और फिर वो कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देती है अलोंग विद द वेजोडाइलेटेशन। लेकिन जो डिल्टियाजम है उसका इंटरमीडिएट एक्शन है बोथ ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, और इसके नतीजे में वो हार्ट रेट और वेजोडाइलेटेशन करवाती है। थोड़ा सा यहाँ से समझना ट्रिकी है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है मेरे बताने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुकून से इसको तुम पढ़ो। मैं 6 से 7 मिनट का टाइम तुम लोगों को दे रही हूँ, यहाँ तक पहले इसको रीड करो, फिर मैं इंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स वगैरह की तरफ जाऊंगी, और जो क्वेश्चन है वो लिख लेना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके बेटे, आई विल स्टार्ट शॉर्टली। जी बेटे, आवाज आ रही है? अब आपको क्लियर हो गया सारा? मैं आगे चलूं? ओके बेटे, हम आगे जा रहे हैं। आगे हैं वेजो डायलेटर्स बेटे। वेजो डायलेटर नाम से ही आपको पता लग रहा है डायरेक्टली वेजो डायलेटेशन करवाएंगे। सॉरी 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 बेटे, इंडिकेशंस पढ़ने थे पहले। इंडिकेशंस इसके मैं करवाने लगी हूँ आपको। सबसे पहले ये हाइपरटेंशन ऑब्वियसली में यूज होते हैं। फिर हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में जो की वजह से जो एसोसिएटेड हाइपरटेंशन है उसमें यूज होती है। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया बेटे, वेंट्रिकुलर अबव द वेंट्रिकुलर जो है वो कह लो कि कार्डियक रिदम जो है वो तेज होना शुरू हो जाता है, जिसको सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया एसवीटी कहते हैं। इसमें हम विरापेमिल और डिल्टियाजम यूज करते हैं इस सिचुएशन में। डाईहाइड्रोपिरिडीन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं, इसलिए हम उसको इसमें यूज नहीं करते और हम नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन को इसमें यूज करते हैं। डाईहाइड्रोपिरिडीन हार्ट को कैसे बढ़ाती है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जब बीपी नीचे जाता है तो बॉडी का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आता है कि जल्दी से उसको ओवरकम करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाया जाए। ये चीज नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन में नहीं होती, इसलिए एसवीटी में नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन लेते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडीन नहीं लेते। उसके बाद एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन बेटे, ये भी है एट्रिया की एबनॉर्मल रिदम को कहते हैं फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। इसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सब एरेक्नॉइड हेमरेज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सब एरेक्नॉइड यानी कि अरेक्नॉइड जो स्पेस है बेटे, उसके नीचे जो हेमरेज यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो डिसरप्ट हो जाती हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके हेडेक, फ्लशिंग, पेल्पिटेशन एंड पेरिफेरल एडिमा मोर कॉमन विद डाईहाइड्रोपिरिडीन। फिर कार्डियक डिप्रेशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर जो है इसमें उसकी एक्सासर्बेशन हो जाती है। विरापामिल के साथ ये मोर कॉमन है और डिल्टियाजम के साथ कम। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी ये कॉज करवाते हैं, ठीक है, जो कि विरापामिल के साथ ज्यादा कॉमन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में पहला वाला पॉइंट नहीं, खाली निचला वाला पॉइंट है, सेकंड और थर्ड। बेटे जो विरापामिल और डिल्टियाजम है ना, उसको हम कंबाइन करके बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं देते, क्योंकि ऐसी केस में स्फेयर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद बेटे अगर कोई पेशेंट जो है वो डाइजॉक्सिन विरापामिल वगैरह ले रहा है तो जो ब्लड लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे जिसको जिसमें कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने का भी चांसेस है। ये अभी आगे मैंने तुम लोगों को बार बार बताया था कि डाइजॉक्सिन आनी है, मैंने उसमें तुम्हें बहुत सी चीजें कवर करवानी है, तो बेशक इस पॉइंट को वहां के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब मैं आगे वेजो डायलेटर स्टार्ट करवाने लगी हूँ। वेजो डायलेटर स्टार्ट करने से पहले काइंडली बस 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 2 मिनट में ये मैंने जितना सा पढ़ाया ना इसको क्विकली रीड कर लो और फिर मैं वेजो डायलेटर स्टार्ट करने लगी हूँ।
अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आपको? बेटे कनेक्शन का कोई इशू आ रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। आई कनेक्टेड इट अगेन। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू। जो मैंने पढ़ने के लिए कहा था वो पढ़ लिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो क्लियर हो गया आपको, डाईहाइड्रोपिरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन? जितना बेटे कवर करवाया है वो हो गया है? ठीक है बेटे। ओके बेटे, वेजोडायलेटर से स्टार्ट करवाने लगी हूँ मैं आपको। वेजोडायलेटर्स में पहले पहले बेटा डायजोक्साइड है। जब इसको हम इंट्रावेनसली देते हैं तो ये मार्क्ड हाइपोटेंसिव इफेक्ट करवाता है। ठीक है बेटे, इंट्रावीनसली जब हम डायजोक्साइड को देते हैं तो ये मार्क्ड हाइपोटेंसिव इफेक्ट करवाता है विद पावरफुल वेजोडाइलेटेशन ऑन द आर्टरियोल्स। दिस इफेक्ट may be achieved by preventing vascular smooth muscle vascular smooth muscle contraction by opening potassium channels. Dioxide is used in severe hypertension, but it is not suitable for long-term use since it causes sodium retention and hyperglycemia. Normally ये पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, यानी कि डायरेक्टली ये वेजोडाइलेटेशन इफेक्ट करवाती है। ठीक है, क्या करती है कि चैनल्स जो हैं वो पोटेशियम के उसको खोल देती है, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है वॉस्कुलर स्मूथ मसल की, उसको प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, चैनल ओपनिंग से उसका नॉर्मल फंक्शन प्रिवेंट हो जाता है। और स्फीयर हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से हाइपरग्लाइसीमिया और सॉल्ट रिटेंशन होती है, सोडियम रिटेंशन, और इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए यूज के लिए नहीं लेते। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स में बेटे हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले स्वेयर हाइपोटेंशन आ जाती है। ठीक है, यानी कि जब इसको लेते हैं तो उसने क्या बताया कि फौरन ही वो ब्लड बीपी को नीचे लेकर आती है, तो हाइपोटेंसिव इफेक्ट इसका स्वेयर होता है। यही चीज जिसमें वो करामद है वो उसका साइड इफेक्ट बन जाती है जब वो अनवांटेड रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया, डायोक्साइड इनहिबिट्स रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन की रिलीज को प्रिवेंट करती है जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन की वजह से एडिमा इज देयर। अगली ड्रग है हमारे पास हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन एक्सर्ट करती है हाइपोटेंसिव एक्शन वॉस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके थ्रू डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ आर्टीरियोरल स्मूथ मसल। आर्टीरियोरल स्मूथ मसल को क्या करती है, उसकी डायरेक्ट रिलैक्सेशन करवाती है ये, और क्या करती है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है वो अपना एक्सर्ट करती है। ये स्फीयर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाती है इन कॉम्बिनेशन विद बीटा ब्लॉकर में। ठीक है, साइड इफेक्ट्स में आ जाता है फ्लशिंग, हेडेक, नेजल कंजेशन, पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया। फिर उसके बाद है मिनॉक्सिडिल। ये सेम मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करती है जैसे हाइड्रोलाजीन, लेकिन ये ज्यादा पोटेंट है। इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही हैं। इसको पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन में कपल्ड विद रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट। ठीक है, इट मे बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फेयर ऐसी हाइपरटेंशन जो रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से होती है। मिनॉक्सिडिल को हम उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आ जाती है बेटे।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी डायरेक्टली जो है वो एक्ट करती है आर्टीरियल और वीनस स्मूथ मसल्स के ऊपर और वेजोडाइलेटेशन प्रोड्यूस करवाती है। इसको हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के जरिए डेक्स्ट्रोज 5% वाटर एक अवेलेबल होता है, उसके साथ हम इसको इन्फ्यूज करते हैं। ये यूज करते हैं हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, और कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन जो है ये करवाती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग जो सर्जरी के दौरान होती है ना, वो इसको मिनिमाइज करवाती है, तो इसलिए हम इसको सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन एंड रेट्रोस्टर्नल पेन। स्टर्नम के बैक से जो पेन ऊपर रेट्रो एरिया में अवेलेबल जनरेट होती है, वो है इसकी रेट्रोस्टर्नल पेन। यहाँ पर हमारे वेजोडाइलेटर्स भी खत्म हो जाते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव क्लास पूरी खत्म हो जाती है। मैं चाह रही हूँ अब इन वेजोडाइलेटर को आप 5 मिनट के लिए रिवाइज करो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेजोडाइलेटर को रिवाइज करना शुरू करो बेटे, अभी के अभी।
जी बेटे, आर यू डन? आपने पढ़ लिया है, रीड आउट कर लिया सारा जो मैंने दिया था? ओके बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी एंजाइनल का है, जो मैं फ्राइडे को स्टार्ट करवाऊंगी। फिलहाल आप लोग हाइपरटेंसिव तक ही रखिए बेटे, प्लीज इसको साथ साथ पढ़ें। फिजिकली मैं जिस तरह क्लासेस दोबारा रिव्यू होंगी, मैं एक साथ फिर अब बहुत 2-2 3-3 चैप्टर करके टेस्ट लूंगी, तब मुझे मत कहना कि मैडम हम इस तरह नहीं दे सकते। ये टाइम है तुम्हारे पास, अगर घर में हो, ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, आने जाने का टाइम बच रहा है, प्लीज एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए आप लोग। मैंने आते साथ टेस्ट की एक बम्बार्डमेंट कर देनी है आप लोगों पे। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। एंटी एंजाइनल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगी। ओके बेटे, विल कैच यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज।